To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। इससे पहले जो हमने रिसर्च से रिलेटेड जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें हमने एक वीडियो को डिस्कस किया जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज़ रिसर्च। आज हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को व्हाट इज़ रिसर्च को गो थ्रू करेंगे और फिर हम अपने टाइप्स ऑफ रिसर्च को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, हमने रिसर्च को समझा था। हमने डिस्कस किया था कि रिसर्च में एक पार्ट हिडन है और वो है सर्च। रिसर्च, अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनसे जब आप ये पूछें कि व्हाट इज़ रिसर्च, बेसिकली वो कह रहे हैं सर्च को बार बार करना। रिसर्च, इसको वो रिसर्च समझते हैं और अक्सर वो आंसर भी करते हैं ऐसा, जबकि रियलिटी से ऐसा कोई ताल्लुक़ है नहीं इसमें। देखिए, रिसर्च में एक वर्ड हिडन है जो हमारे पास है सर्च। और सर्च क्या है? सर्च इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सर्च इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हुआ क्या, हमने रिसर्च को क्या समझा था कि रिसर्च का पहला स्टेप सर्च होता है जिसका नतीजा हमें किस फॉर्म में मिलता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर जब आप, जैसे गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल कोई रिसर्च इंजन नहीं है। तो जब आप गूगल से कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आप सिर्फ रेलेवेंट मटेरियल को कलेक्ट कर रहे होते हैं। पढ़ना, उस पर क्या काम करना, वो उसका नेक्स्ट स्टेप बाद में शुरू करते हैं। तो रिसर्च का जो पहला स्टेप है वो है सर्च। और याद रखिएगा, अच्छा रिसर्चर सबसे पहले एक अच्छा सर्चर है। जब तक वो अच्छे कीवर्ड्स नहीं ढूंढ सकता, अच्छे कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रेलेवेंट मटेरियल नहीं निकाल सकता, वो अच्छा रिसर्चर नहीं बन सकता। तो अच्छा सर्चर एक अच्छा रिसर्चर आसानी से बन सकता है रिलेटिवली। तो सर्च, पहला स्टेप क्या है? सर्च। सर्च कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया। अब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद हमने क्या देखा था कि हमने सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कहाँ प्लेस कर दी? एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर में। अब व्हाट इज द सिस्टमैटिक प्रोसीजर, वो हम अपने व्हाट इज रिसर्च वाली वीडियो में, जिसका लिंक ऊपर गिवन है, हम वहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सिस्टमैटिक प्रोसीजर क्या है कि आपने कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन की, फिर उसको लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म किया, फिर उसकी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को डिस्कस किया, मेथोडोलॉजी क्या होगी, एनालिसिस हम कैसे करेंगे, कंक्लूजन क्या होगा, फिर अल्टीमेट हम रिकमेंडेशन में पहुँचेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो इस प्लेलिस्ट का हिस्सा है, तो उसको हमने नाम किया यहाँ पे सिस्टमैटिक प्रोसीजर। अब हुआ क्या कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन की, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने प्लेस कर दी किसमें? सिस्टमैटिक प्रोसीजर में। और सिस्टमैटिक प्रोसीजर में प्लेस करने के बाद आप एंड करते हैं कहाँ? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ नॉलेज। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ नॉलेज। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सिस्टमैटिक प्रोसीजर, एंड वी विल एंड अप विद इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ नॉलेज। अच्छा, अभी ये स्टॉक ऑफ नॉलेज है क्या, इसको थोड़ा सा जल्दी से देख लें। स्टॉक ऑफ नॉलेज दो तरह का होता है, एक ओवरऑल और एक कॉन्टेक्स्ट वाइज। ओवरऑल स्टॉक ऑफ नॉलेज का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात कर सकते हैं कोरोना की। कोरोना एक डिजीज़ है। जब तक रिसेंटली 19 से पहले ये डिस्कवर नहीं हुआ था तो पूरी मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल वर्ल्ड में इस कोरोना की नाम की कोई डिजीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब करती है कि कोरोना एक डिजीज़ है, एक वायरस है जो ऐसा होता है, जो ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये जो रिसर्च के बाद कोरोना, जिसको हमने नाम दिया है साइंटिस्ट ने कोरोना का, उसकी डिस्कवरी के बाद, उसकी डिजीज़ पता लगने के बाद हमने कहा कि नॉलेज वर्ल्ड में, पूरी मेडिकल हिस्ट्री में इस तरह का कोई वायरस हमें नहीं पता था, अब हम जानना शुरू हो गए। तो हुआ क्या कि ओवरऑल मेडिकल जो नॉलेज है उसमें इजाफा हो गया। इसी तरह शुरू में डिजीज़ पता लगी,
फिर कुछ अर्से के बाद उसकी वैक्सीनेशन आ गई जो कि पहले नहीं थी। अब वैक्सीनेशन, जब ये कोरोना का पता लगा वैक्सीनेशन नहीं थी, तो वैक्सीनेशन जब आई तो फिर नॉलेज वर्ल्ड में इजाफा हो गया और ये ओवरऑल नॉलेज वर्ल्ड में इजाफा हुआ। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं था या इंडिया में नहीं था या बांग्लादेश में नहीं था बाकी दुनिया में था, नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं पर भी नहीं था। कोरोना जब आया ओवरऑल इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ नॉलेज हुआ, उसकी वैक्सीनेशन जब आई ओवरऑल इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ नॉलेज हुआ। तो जब हम एंड करेंगे किसी भी इस प्रोसीजर सिस्टमेटिक प्रोसीजर के बाद इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ नॉलेज, तो ये ओवरऑल स्टॉक ऑफ नॉलेज भी हो सकता है। फिर हमने बात की कॉन्टेक्स्ट वाइज। अब कॉन्टेक्स्ट वाइज इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ नॉलेज क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम कराची बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का डेटा लेते हैं, एम्प्लॉयज़ का डेटा, और डेटा हम कौन कौन से ले रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का एम्प्लॉय मोटिवेशन, मॉनेटरी रिवॉर्ड, नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड। एम्प्लॉय मोटिवेशन डिपेंड कर रही है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड पे। और जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो लो इनकम से किया, इन लो इनकम एम्प्लॉइज से हमने डेटा कलेक्ट किया और लो इनकम डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने इस एनालिसिस को परफॉर्म किया। और जब हमने इस एनालिसिस को परफॉर्म किया तो हमारे पास अल्टीमेट रिजल्ट ये आया कि जो मॉनेटरी रिवॉर्ड है वो एम्प्लॉय मोटिवेशन पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट कर रहा है, यानी इफेक्टिव है, और जो नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड है वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं कर रहा। हालांकि ह्यूमन रिसोर्स की थ्योरी तो जनरलाइज ये बात करती है कि चाहे रिवॉर्ड मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो, एम्प्लॉय मोटिवेशन बढ़ती है। लेकिन जब हमने अपने उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इस किस्म का डेटा कलेक्ट किया और इसका इफेक्ट इस पर चेक करने की कोशिश की, तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमें ये नजर आया कि उस कॉन्टेक्स्ट में मॉनेटरी रिवॉर्ड इफेक्टिव है, नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड इफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन रिसोर्स की थ्योरीज गलत है, ये नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड कहीं पर भी इफेक्टिव नहीं होता, नहीं, हमारे कॉन्टेक्स्ट में इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ नॉलेज हुआ है कि नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड इस कॉन्टेक्स्ट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लो इनकम एम्प्लॉइज में नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड इफेक्टिव नहीं है। तो ये हुआ इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ नॉलेज इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो एक बार और देखते हैं उसको। हमने क्या सर्च इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को आपने सिस्टमैटिक प्रोसीजर में प्लेस किया और उस सिस्टमैटिक प्रोसीजर से प्लेस करने के बाद जब हम एंड अप हुए कहां पर? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ नॉलेज। तो याद रखिएगा ये पहला स्टेप कहलाता है सर्च, और जब हम इस पूरे प्रोसेस की बात करें तो द होल प्रोसेस इज कॉल्ड रिसर्च। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड रिसर्च। ये एक छोटा सा गो थ्रू था हमने किया, जो हमने लास्ट लेक्चर में उसको डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च, हम टाइप्स ऑफ रिसर्च को देखें तो दो हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं रिसर्च को। क्वालिटेटिव रिसर्च एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च। अच्छा, अब अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जहन में क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब नंबर्स होते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब नॉन नंबर्स होते हैं, इंटरव्यूज, इस तरह का डेटा की बात करते हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च समझने से पहले हम थोड़ा सा डेटा की टाइप्स पर नज़र डाल लें ताकि उसके बाद हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा भी हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। अच्छा, डेटा को डिफरेंट हेड से देखा जा सकता है। जिस हेड से देखेंगे वैसा आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो सुबह जॉब भी करता है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाई करता है, फिर रात में घर जाता है, तो यानी वो एम्प्लॉय भी है, वो स्टूडेंट भी है, वो एक फैमिली मेम्बर भी है। अगर हमें ये जानना हो कि वो कैसा एम्प्लॉय है तो हम घर से नहीं पूछेंगे, हम यूनिवर्सिटी से नहीं पूछेंगे, हम ऑफिस से पूछेंगे। अगर हम ऐसा जानना हो कि वो कैसा फैमिली मेम्बर है तो हम ऑफिस और यूनिवर्सिटी से नहीं पूछेंगे, हम उसके घर से पूछेंगे। तो जब हेड्स बदलते रहते हैं तो रोल बदल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम डेटा को देख रहे हैं, डेटा के डिफरेंट हेड्स कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं डेटा को बाय नेचर। ये नेचर के एस्पेक्ट से देखते हैं। नेचर का क्या मतलब है? या तो डेटा क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा, या डेटा क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा। अब यहां पर
जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा है क्या इटसेल्फ, याद रखिएगा जिस भी डेटा की ट्रू रिप्रेजेंटेशन नंबर से हो, आई रिपीट, जिस डेटा की ट्रू रिप्रेजेंटेशन नंबर से हो, ऐसा डेटा आपके पास कहलाता है क्वांटिटेटिव डेटा, जिसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नंबर से हो। फॉर एग्जाम्पल इनकम, अगर कोई आपसे पूछे इनकम क्या है, तो आप अगर बात टालना चाहें तो ये बात कर सकते हैं, हाँ भाई हैंडसम 5 फिगर, हैंडसम 6 फिगर, लेकिन उसका सही आंसर क्या आएगा? 90,000, 100,000, 50,000, 40,000, 120, 200,000। जब तक आप नंबर नहीं देंगे इनकम ट्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इनकम को। इसका मतलब इनकम एक ऐसा वेरिएबल है, एक ऐसा डेटा है जो कि बाय नेचर क्वांटिटेटिव है, क्योंकि बाय नेचर नंबर है, वो नंबर से ही रिप्रेजेंट हो सकता है। इनकम हो गया, सेविंग हो गई, कंजम्पशन हो गई, हाइट, वेट, ये सारी की सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव है। दूसरी तरफ आ जाए क्वालिटेटिव, ऐसा डेटा जिसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नंबर से नहीं होती है, ऐसा डेटा जिसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नंबर से नहीं हो। फॉर एग्जांपल परसेप्शन, आपने रेटिंग कर दी 1 to 10, 1 वर्स्ट 10 बेस्ट, फला पॉलिटिशियन के बारे में रेट करें, आपने कह दिया 8। जैसे ही आपने 8 कहा तो इसका मतलब आप ये तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उसको अच्छा समझते हैं, लेकिन 100% सही नहीं समझते, तभी तो आपने उसके 2 मार्क्स काटे। अब 2 मार्क्स क्यों काटे? अभी उसको 8 से नहीं पता लग रहा, हालांकि आपने नंबर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका सही जवाब आप नहीं दे पा रहे। उसको फिर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसको आंसर करना पड़ेगा, उसको वर्ड्स में आपको बताना पड़ेगा ये चीज़ें इसमें मुझे अच्छी नहीं लगती या बेहतर नहीं लगती। तो याद रखिएगा ऐसा डेटा, यानी देखिए परसेप्शन की बात की, तो परसेप्शन एक ऐसी चीज़ है जिसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नंबर से नहीं हो सकती। तो परसेप्शन आपके पास क्वालिटेटिव हो जाएगा, परसेप्शन, क्योंकि इसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नंबर से नहीं है। इसी तरह ऑब्जर्वेशन, फना किसी क्लास में बैठे आपने उस क्लास को ऑब्जर्व किया, कुछ पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव, आप कोई बाद में आपसे पूछा गया भाई रेटिंग करें क्लास को, रेटिंग करने में तो शायद उसको 10 में से 9 नंबर दे दें, लेकिन क्या बुराई है, क्या लैकिंग थी, ये आपको 9 नंबर से ही बताना पड़ेगा। तो परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी की सारी वो डेटा है जो कि बाय नेचर नंबर नहीं है, इसलिए हम उसको कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। तो जो डेटा जिसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नंबर से होती है वो क्वांटिटेटिव डेटा कहलाएगा, जिसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नंबर से ना हो वो क्या कहलाएगा? क्वालिटेटिव डेटा। दूसरी तरफ आ जाए, बाय कलेक्शन की हम बात करते हैं। थ्रू, अगर हम कलेक्शन के एस्पेक्ट से डेटा को देखें तो कलेक्शन के एस्पेक्ट से 2 तरह का डेटा आपको मिलेगा। एक मिलेगा आपको प्राइमरी डेटा, एक मिलेगा आपको सेकेंडरी डेटा। याद रखिएगा प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, डेटा प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता। हम रिसर्चर के एस्पेक्ट से बात करते हैं कि इस रिसर्चर के लिए ये डेटा प्राइमरी है या सेकेंडरी है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर एक रिसर्चर है और वो रिसर्चर फील्ड में जाकर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सोर्स से डेटा खुद कलेक्ट करता है, अब वो इंटरव्यू की बेस पे भी हो सकता है, वो क्वेश्चनर की बेस पे भी हो सकता है। तो ऐसा डेटा जो रिसर्चर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सोर्स से जाकर खुद कलेक्ट करे, ऐसा डेटा उसके लिए क्या कहलाएगा? प्राइमरी डेटा, क्योंकि वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सोर्स से खुद कलेक्ट कर रहा है। और ऐसा डेटा जो उसने कलेक्ट तो किया है लेकिन डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सोर्स से कलेक्ट नहीं किया, किसी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन में से अपनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उठाई, वो सारा उसके लिए क्या होगा? सेकेंडरी डेटा। लेकिन याद रखिएगा ये सेकेंडरी डेटा भी तो कभी ना कभी किसी रिसर्चर ने या किसी फर्म ने उसको कलेक्ट किया होगा, तो अगर वो उस पर काम करेंगे तो उनके लिए वही डेटा प्राइमरी होगा, और अगर हमने उनकी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन उठा ली तो हमारे लिए वो डेटा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। तो डेटा प्राइमरी है या सेकेंडरी, ये डेटा की नेचर नहीं बताएगी, ये बताएगी कि रिस्पॉन्स को इस्तेमाल कर रहा है। रिसर्चर के एस्पेक्ट से हम बात करेंगे कि डेटा किसके लिए प्राइमरी है और किसके लिए सेकेंडरी है। थर्ड वन हमने कहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं, टाइम एंड एंटिटी। अच्छा, ज़रूर टाइम और एंटिटी के बारे में बात करें तो याद रखिएगा टाइम और एंटिटी के बारे में हमारा एक पूरा लेक्चर मौजूद है। टाइम सीरीज डेटा क्या होता है हमने वहाँ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। टाइम सीरीज डेटा, दूसरा हमने डिस्कस किया क्रॉस सेक्शनल डेटा, और तीसरा हमने डिस्कस किया था पूल्ड और
पैनल डेटा, जिसका लिंक ऊपर अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये पूरी की पूरी सारी डिस्कशन, तीनों टाइप की डेटा की डिस्कशन हम उस वीडियो में डिटेल में देख चुके हैं। तो अब हमने बेसिक टॉपिक क्या था कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है। तो उसके अंडरस्टैंडिंग से पहले हमने कुछ डेटा की टाइप्स को समझा कि बाय नेचर क्या है, कलेक्शन के एस्पेक्ट से क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के एस्पेक्ट से क्या है। अच्छा, अब वापस आते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च पे। देखें, जो बच्चे को सबसे बड़ी कंफ्यूजन है ना, वो कंफ्यूजन क्या है कि जैसे ही आप उससे पूछेंगे बच्चे बताओ क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, वो बोलेगा वो जो नंबर से परफॉर्म हो रही हो। यानी आप उससे पूछेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च, वो जवाब देगा क्वांटिटेटिव डेटा। इसी तरह जब आप उससे पूछेंगे अच्छा क्वालिटेटिव रिसर्च क्या, आप बोलेंगे जिसमें नंबर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये अक्सर की बात करो, 100% की जाहिर नहीं बात कर रहा। तो आप बच्चों से पूछते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, वो आंसर कर रहे होते हैं टाइप्स ऑफ डेटा, कि नंबर है तो क्वांटिटेटिव, नंबर नहीं है तो क्वालिटेटिव। अच्छा, ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन 100% ठीक नहीं है, इसलिए इसकी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर ज़रूरी है। कैसे, वो समझें। देखिए, फॉर एग्जांपल हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं। मैंने इनकम ली, कंजम्पशन ली, और फिर मैंने कहा इनकम, कंजम्पशन, और फिर हमने बात की किसकी, इनकम की। कंजम्पशन और इनकम दोनों क्वांटिटेटिव डेटा है, और इन दोनों का रिलेशनशिप मालूम करने के लिए मैंने इसमें अप्लाई कर दी क्या, रिग्रेशन अप्लाई कर दी। अच्छा, रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, इकोनोमेट्रिक टेक्निक है, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। तो कंजम्पशन, इनकम, क्वांटिटेटिव डेटा, इसको एनालाइज करने के लिए आपने एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस्तेमाल की, विच इज रिग्रेशन, और आपने इसकी बेस पर कुछ कंक्लूड कर दिया। तो याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव डेटा को जब स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा और फिर कंक्लूड किया जाएगा, तो इस तरह की जो स्टडी होगी जिसमें डेटा क्वांटिटेटिव और उसका एनालिसिस भी स्टैटिस्टिकल परफॉर्म किया जा रहा हो, स्टैटिस्टिकल टेस्ट के थ्रू परफॉर्म किया जा रहा हो, तो ऐसे ही रिसर्च आपके पास क्या कहलाती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च। ऐसी रिसर्च क्या कहलाएगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें डेटा भी नंबर है और एनालिसिस भी स्टैटिस्टिकल है। दूसरी तरफ आ जाए, एक इंडस्ट्री है, हमने एज्यूम कर लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे सप्लाई चेन फर्म्स के, वहाँ पर हमने देखा कि एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। जब एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज़्यादा है तो हमने कहा यार वजह जानने की कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉय टर्नओवर इतना ज़्यादा क्यों है। तो उसके लिए बेस्ट मेथड ये था कि हमने वहाँ के HR के जो हेड्स हैं, 30-40 टोटल फर्म्स हैं जो प्योर सप्लाई चेन बेस्ड हैं, उनमें से हमने 8 से 10 HR हेड्स ले लिए और उनका हमने कलेक्ट कर लिया, उनसे हमने कंडक्ट कर लिया इंटरव्यू। क्या कंडक्ट कर लिया, इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया। अब इंटरव्यू से जो डेटा आपके पास आएगा वो क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव होगा। क्वालिटेटिव डेटा आपने लिया। अच्छा, इसको एनालाइज करने के लिए आपने कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट इस्तेमाल नहीं किया, आपने कहा कि आपने कोडिंग कर दी, थीमेटिक एनालिसिस कर लिया। ये जब हम इंटरव्यू एनालिसिस को देखेंगे, हाउ टू परफॉर्म एनालिसिस ऑफ इंटरव्यूज, तो उस वक्त फिर हम उस बात को डिस्कस कर लेंगे। तो थीमेटिक एनालिसिस, कोडिंग, ये सब हमने वहाँ पे कर ली। तो हुआ क्या कि डेटा भी क्वालिटेटिव कलेक्ट किया और उसको एनालिसिस भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट के थ्रू नहीं किया, तो याद रखिएगा ऐसा जो रिसर्च होगी ये कहलाएगी क्वालिटेटिव रिसर्च। डेटा भी क्वालिटेटिव, एनालिसिस भी नॉन स्टैटिस्टिकल, तो ऐसी रिसर्च आपके पास क्या कहलाएगी, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये तो वाली बात हो गई कि जैसा डेटा वैसी रिसर्च, क्वांटिटेटिव डेटा क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव डेटा क्वालिटेटिव रिसर्च। अब दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनकम और कंजम्पशन का ही डेटा लेता हूं। कंजम्पशन, इनकम का और कंजम्पशन का डेटा लिया, लेकिन इसको कंक्लूड करने के लिए, इसका एनालाइज करने के लिए हमने कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट इस्तेमाल नहीं किया, हमने बार डायग्राम बना दिया, हमने पाई चार्ट बना दिया, हमने कोई ट्रेंड लाइन बना दी। तो विदाउट परफॉर्मिंग एनी स्टैटिस्टिकल टेस्ट, हमने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, यानी डेटा के पैटर्न और ट्रेंड के थ्रू हमने किसी बात को कंक्लूड कर दिया। तो याद रखिएगा ऐसा डेटा
तो क्वांटिटेटिव है यानी कंजम्पशन और इनकम। लेकिन जब आप इसका एनालिसिस विदाउट स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो जो रिसर्च कहलाएगी, सिर्फ नंबर के शामिल करने से रिसर्च क्वांटिटेटिव नहीं होती। इसमें हमने डेटा तो क्वांटिटेटिव इस्तेमाल किया है लेकिन इसके एनालिसिस में कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज नहीं किया, ऐसा रिसर्च आपके पास कहलाएगी क्वालिटेटिव रिसर्च। डेटा भले क्वांटिटेटिव है लेकिन क्योंकि आपने अपने एनालिसिस को जो कंक्लूड किया वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट के थ्रू नहीं है, तो ऐसा जो स्टडी है वो कहलाएगी क्वालिटेटिव स्टडी और क्वालिटेटिव रिसर्च। दूसरी तरफ आ जाए, एक एफएमसीजी को प्रोडक्ट लेने जिसके फॉर एग्जांपल जो उसके जो कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं वो मिलियंस में हैं। अब अगर मैं उन मिलियंस का परसेप्शन जानना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तो होगा क्या, मैं लेट्स सपोज इंटरव्यूज लूँगा, जिस तरह यहाँ पर मैंने एचआर हेड का इंटरव्यू लिया था। अब मैंने इंटरव्यू लेना शुरू किया, फॉर एग्जांपल मैंने रिस्पॉन्डेंट लिए 300 रिस्पॉन्डेंट होने चाहिए, मिलियन में 300 तो होनी चाहिए। अब 300 का अगर मैं इंटरव्यू लूँ, अगर मैं इसका इंटरव्यू परफॉर्म करूँ तो 300 दिन तो इंटरव्यू करने में लगेंगे, 300 दिन शायद उसको लिखने में लगे, फिर 200-250 दिन उसको ट्रांसक्राइब करने में लगे, मतलब ट्रांसक्राइब तो कर लिया था, उसको एनालाइज करने में लगे हैं, फिर उसको कंक्लूड, तो 3-4 साल का टाइम गुजर गया, बिहेवियर बदल गया, स्टडी पुरानी हो गई, यूज़फुल ही नहीं रहा, टाइम लग गया, कंक्लूड हो गई, यूज़फुल नहीं रहा। तो इस तरह की स्टडी जिसमें टारगेट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो और आप उसका परसेप्शन, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन पता करना चाह रहे हो, तो आपका सैम्पल साइज भी ज़्यादा होगा, लेकिन फिर इस क्वालिटेटिव मेथड से हो नहीं पाएगा लाइक इंटरव्यू। फिर हम क्या काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज़ देखी होगी, लिकर्ट स्केल क्वेश्चन है, मैं इसको रख कर देता हूँ। लिकर्ट स्केल, फॉर एग्जांपल एक मैंने स्टेटमेंट पूछी और मैंने कहा कि स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। अब मेरी स्टेटमेंट उसकी बिहेवियर के बारे में क्वालिटेटिव, उसका जवाब देना कि वो एग्री है या डिसएग्री है, ये भी एक क्वालिटेटिव है, डेटा है ना, उसका एग्री होना या डिसएग्री होना, नंबर तो नहीं है, लेकिन बैक एंड पर आप इसकी कोडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है 1 2 3 4 5। तो बेसिकली रिसर्चर कर क्या रहा है, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चनर में क्वालिटेटिव डेटा को नंबर असाइन करके क्वांटिफाई कर रहा है, और जब इतनी ऑब्जर्वेशन पे उसके पास नंबर्स आ जाएंगे तो उन नंबर को एनालाइज करने के लिए अगर वो कोई भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करता है, उन नंबर्स को एनालाइज करने के लिए क्या कोई भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट इस्तेमाल करता है। याद रखिएगा डेटा बुनियादी तौर पर क्वालिटेटिव है, लेकिन रिसर्चर ने उसको क्वांटिफाई कर उसको कंक्लूड करने के लिए स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म किया। तो ऐसी जो रिसर्च है ना, वो रिसर्च आपके पास कहलाएगी क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब थोड़ा सा उसको रिपीट कर लेते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव डेटा, नॉन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव डेटा, नॉन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्वालिटेटिव रिसर्च। एंड क्वालिटेटिव डेटा, फिर उसको क्वांटिफाई करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये कहलाएगा क्वांटिटेटिव स्टडी। इसका मतलब है डेटा जैसा भी हो, चाहे क्वालिटेटिव हो क्वांटिटेटिव हो, उस पर स्टडी कोई भी परफॉर्म हो सकती है, क्वालिटेटिव भी परफॉर्म हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी परफॉर्म हो सकती है। तो ये तो था आपके पास बच्चों टाइप्स ऑफ रिसर्च इंक्लूडिंग विद टाइप्स ऑफ डेटा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें।